हेलो स्टूडेंट, मैं एक टसिंग आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम जो बचे हुए क्वेश्चन थे 10 अक्टूबर 2022 के यूजीसी नेक्स्ट हिस्ट्री के, उसको ही आज हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने, ये वीडियो का पार्ट 2 है, हमने पहले वीडियो में जो है 50 क्वेश्चन किए थे सेकेंड शिफ्ट के। तो आज हम इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51वां क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 1947 में भारत राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर पैथिक लॉरेंस का स्थान ग्रहण किसने किया था? तो इसमें से बताना है। तो हमारा लॉर्ड लिस्ट्रोवेल जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो अप्रैल 1947 में लॉर्ड लिस्ट्रोवेल भारत राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर पैथिक लॉरेंस का स्थान ग्रहण किया। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था, जिसमें भारत की देखभाल के लिए एक नए अधिकारी भारतीय राज्य सचिव की नियुक्ति का प्रावधान था तथा इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों का एक मंत्रिपरिषद बनाई थी, जिसमें 8 सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा तथा 7 सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा होनी थी। लॉर्ड लिस्ट्रोवेल भारत के अंतिम राज्य सचिव और घाना के अंतिम गवर्नर जनरल थे। 1945 में लेबर पार्टी की सत्ता आई तब क्लेमेंट एटली की सरकार ने उन्हें अप्रैल 1947 में भारत और बर्मा के राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया था। तो यहाँ पर नोट देख लेते हैं। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया था। सीमा मतलब पार्टीशन होना था, तो सीमा आयोग का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? सर सिरिल रेडक्लिफ। वे भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है सीमा रेखा के निर्धारक थे। कौन? रेडक्लिफ। और लॉर्ड एचिन लेक को 1941 में सेना के मध्य पूर्वी क्षेत्र का कमांडर ऑफ चीफ नियुक्त किया गया था। लॉर्ड इम से ब्रिटिश भारतीय सेना में राजनायक और जनरल तथा नाटो के पहले महासचिव थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने लिखा कि विजयनगर साम्राज्य में लगभग 90,000 लोग हथियार उठाने में सक्षम हैं? तो आंसर हो जाएगा निकोलो कॉन्टी। इटली के विदेशी यात्री निकोलो कॉन्टी ने लिखा कि विजयनगर साम्राज्य में लगभग 80,000 लोग हथियार उठाने में सक्षम हैं। वह 1420 से लेकर 22 में सपरिवार देव राय प्रथम के काल में विजयनगर पहुंचा था। विजयनगर आने वाला वह पहला यूरोपीय यात्री था। वह विजयनगर के बारे में लिखता है कि विजयनगर 60 मील की परिधि में है। वहाँ के राजा भारत के अन्य सभी राजाओं में शक्तिशाली है। सर्वप्रथम निकोले कॉन्टी ही राज्य नगर में सती प्रथा का वर्णन करता है तथा उनके अनुसार राजा जो है 1200 पत्नियां रखता है, जिसमें से 3000 इस शर्त पर चुनी हुई पत्नियां हैं जो कि राजा के मृत्यु के बाद सती होगी। सर्वप्रथम महत्वपूर्ण जानकारी को हमें कॉन्टी से मिलती है, वह यह है कि 1420 में भारत में कागजी मुद्रा भी धातु मुद्रा व सिक्कों के साथ प्रचलित थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट वो निकोले कॉन्टी हमको ये बताता है कि 1420 में भी जो सिक्के हैं उसके साथ हमको कागजी मुद्रा जो भी प्रचलित थी। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से सही कथनों को चिन्हित कीजिए। सबसे पहला है बलवन राजा को नियामती खुदाई मानता था और उसने जी लुल्हाल की पदवी अपनाई। जिल्ले अल्लाह, तो यहाँ पर जिल्लु अल्लाह की पदवी है। जिल्ले अल्लाह इंग्लिश में इस तरह से आगे है। बट बलवन का मानना था कि सुल्तान को तमाम तरह की मर्यादा और शिष्टाचार से छूट होती थी।
आगे है, बलबन ने अपने पुत्र का नाम बसाया में अपने राजनीतिक प्रज्ञान को रिकॉर्ड किया। और डी कह रहा है कि बलबन ने अपनी वंशावलियों को महान अरबी नायक अफरासियाब तक खोजा। और ई ऑप्शन है कि बलबन न्याय को किसी भी सुल्तान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण शक्ति मानता था। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। गयासुद्दीन बलबन, जिसका समय था 1265 से लेके 1287, एक इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश का गुलाम था। सुल्तान नसरुद्दीन के पश्चात बलबन शासक बनता है। उसके राजत्व के सिद्धांत एवं सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना के लिए सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत विचार व्यक्त किया है। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है तथा द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि नियामत ए खुदाई और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है। उसने स्वयं को जिल्ले अल्लाह ईश्वर का प्रतिनिधि कहा है। उसने अपने विचारों को व्यवहार में लागू करने के उद्देश्य से स्वयं को शाहनामा के सूरवीर पात्र अफरासियाब यानी कि ईरान का निवासी के वंश से जोड़ा है। उसने अपने पुत्र का नाम बसाया यानी कि वसीयत में अपने राजनीतिक प्रज्ञान को रिकॉर्ड किया है। बलबन एक न्यायप्रिय शासक था और तथा न्याय को किसी भी किसी भी सुल्तान के लिए महत्वपूर्ण शक्ति मानता था। उसका मानना था कि सुल्तान के पद की महत्ता को बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार से मर्यादा एवं शिष्टाचार में छूट नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर वो दरबार में जा रहा है तो वो एक बिल्कुल अनुशासन में उसको जाना चाहिए, इस तरह से। तो मर्यादा और शिष्टाचार में ही रहना चाहिए शासक को, इस तरह से उसने कहा है। उसके दरबार में नियम बनाए तथा उससे कठोरता से लागू किया और ईरानी बादशाह के अनुरूप दरबार में सिजदा एवं पायवो जैसे शिष्टाचार भी आरंभ किए। आगे देखते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, उसका मिलान करना है। तो गोलाकार यानी कि घेराबंदी नीति यानी कि रिंग फेस, अधीनस्थ संघ नीति, अधीनस्थ अलगाव नीति, और आगे है समान परिसंघ नीति। तो यहाँ पर सही विकल्प जो है वो है हमारा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गोलाकार घेराबंदी जो है रिंग फेस का जो क्वेश्चन है वो पुराने हमारे जो भी यूजीसी नेट के पुराने क्वेश्चन पेपर है उसमें रिंग फेस की नीति को पूछा है। और ये किसके समय था, ये वारेन हेस्टिंग के समय था। और अधीनस्थ नीति जो है लॉर्ड कैनन के समय था। अधीनस्थ अलगाव की नीति लॉर्ड हेस्टिंग के समय था। समान परिसंघ नीति और लॉर्ड विलिंगटन के समय था, जो कि 1935 से लेके 1947 तक ये रहे हैं वायसराय। तो ये था इसका सही मिलान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मुगल राजपूत मैत्री के भाग नहीं थे। मुगल राजपूत मैत्री मतलब मुगल और राजपूतों में मैत्री के भाग नहीं थे, ये बताने हैं। नहीं थे तो विवाह थे, मनसबदारी थी, वतन जागीर, इमाम जागीर, तो यहाँ पर जो है बी और डी जो है वो यहाँ पर सही है। तो बी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, इमाम जागीर और मनसबदारी, ये जो है मुगल राजपूत मैत्री के भाग नहीं थे। बाकी विवाह तो सभी को पता है कि विवाह से उसने अपनी जो मैत्री थी मुगल राजपूत को उसने बढ़ावा दिया था विवाह ने। तो जहाँ पर भी ए ऑप्शन यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, तो इसको तो वैसे ही कट जाना है। बाकी वतन जागीर नहीं होगा, वतन जागीर नहीं होगा। तो सी ऑप्शन जहाँ जहाँ पर भी है उसको काट देंगे तो हमारा ऑप्शन जो है सही निकल के आ जाएगा। बाकी देख लेते हैं कि मुगल शासक अकबर ने राजस्थान को अपनी
अधीनता में लाने के लिए राजपूतों से मैत्री संबंध स्थापित किए। मुगल राजपूत मैत्री संबंध के निम्न भाग थे। वैवाहिक संबंध बनाकर, जैसे कछवाहा राजा भारमल, बीकानेर के राजा कल्याण सिंह आदि। राजपूतों को मुगल सेवा में लेकर उसके राज्य उन्हीं को वापस कर देना, यह थी वतन जागीर। और तीसरा था सुलह एक कुल की नीति अपनाकर। तो यहाँ पर जो है कुछ और भी नोट में है, जैसे कि राजपूतों को मनसबदार में ऊंचा पद देना, जैसे भारमल को 5,000 का मनसब, भगवान दास एवं मान सिंह को मुगल सेना में ऊंचा पद प्रदान किया। मनसबदारी व्यवस्था की प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें शासकीय अधिकारियों और सेनापतियों का पद निर्धारित किया जाता था। इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष की भूमिका नहीं होनी थी। यह मुगल राजपूत की मित्रता का घोतक न होकर मुगल सैन्य व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। मतलब यहाँ पर जो पद दे रहे हैं ये क्या था, मुगल राजपूत की मित्रता का घोतक नहीं था, बल्कि ये मुगल सैन्य व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी, मनसबदारी व्यवस्था। इसलिए इस ऑप्शन को क्या है गलत कर दिया गया है यहाँ पर। आगे है, जिसमें अकबर ने अंतिम समय में जाट और सवार का पद भी जोड़ दिया था। इनाम जागीर पंडितों, विद्वानों, पुरोहितों, कवियों आदि को दी जाती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे पूरे ई ऑप्शन है। अब कोई 4 ऑप्शन यहाँ पर यूजीसी नहीं देता, आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन मिलेगा। तो ये जो है यहाँ पर हिस्टोग्राफी से रिलेटेड है। R.G. कलिंगवुड ने कहा है कि हिस्टोग्राफी के जितने चैप्टर हैं ऑलमोस्ट मैंने सारे कवर कर रखे हैं। कुछ चैप्टर हैं जैसे कि सबल्टन वाला अभी बचा है और भी कुछ है, तो उसको जैसे ही टाइम मिलता है तो उसको मैं कवर कर दूंगी, लेकिन ऑलमोस्ट सारा है। आप उतना कर लेंगे तो आपका जो है काम आसानी से बन जाएगा, 100% बन जाएगा। 5 यूनिट जो है, 5th यूनिट वो आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो G.R. कलिंगवुड का क्या कहना है यहाँ पर कि कल्पना की कृतियों के रूप में इतिहासकारों की कृतियों और उपन्यासों की रचनाओं में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर होता है वो इतिहासकार का चित्र का आशय सच होता है। तो कलिंगवुड का तो विचारों का था। आगे देखते हैं, विलियम द कूनिंग ने कहा है कि वर्तमान मुझे प्रभावित नहीं करता, मैं इसे प्रभावित करता हूँ। आगे है, मार्क ब्लोच ने कहा है न, परंतु इतिहास ना तो घड़ी निर्माण है और ना ही कैबिनेट गठन, यह बेहतर समझदारी की दिशा का एक प्रयास है। डेविड शेनन ने कहा है कि जीवन सरल नहीं है और इसलिए इतिहास जो कि विगत जीवन है सरल नहीं है। आगे है एम्ब्रोज बियर्स, तो ये नए नाम है, ये सारे के सारे नए नाम हैं। केवल ईश्वर ही भविष्य को जानता है, परंतु केवल एक इतिहासकार ही अतीत को बदल सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो हमको बताना है। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन तो सारे में है, तो सारा जो है ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी देखते हैं बी ऑप्शन, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत हो रखा है। विलियम द कूनिंग ने कहा है मुझे वर्तमान मुझे प्रभावित नहीं करता, मैं इसे प्रभावित करता हूँ। तो बी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन गलत करके देखते हैं, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी देखते हैं किसने कहा था, तो पहला ऑप्शन सही था। विलियम द कूनिंग ने कहा है कि भूतकाल मुझे प्रभावित नहीं करता, मैं उसे प्रभावित करता हूँ। तो ये जो डेफिनेशन है ये आपको याद होनी चाहिए किसने कहा है। आगे बोलते हैं, आगे मार्क ब्लोच, परंतु इतिहास ना तो घड़ी निर्माण है और ना ही कैबिनेट गठन, ये बेहतर समझदारी की दिशा में एक प्रयास है। डेविड शेनन के अनुसार जीवन सरल नहीं है, इसलिए जीवन जो कि विगत जीवन है सरल नहीं है। एम्ब्रोज बियर्स ने कहा केवल ईश्वर ही भविष्य को जानता है, परंतु केवल एक इतिहासकार ही अतीत को बदल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो प्राथमिक स्रोत वह साक्ष्य है जो अन्वेषण अधीन काल में लिखा या रचित हो। बी ऑप्शन, मतलब प्राथमिक सोर्स वह साक्ष्य है जो अन्वेषण अधीन काल में लिखा और रचित हो। तो प्राथमिक सोर्स के बारे में ये बताया गया है।
आगे है प्राथमिक सोर्स वे साक्ष्य हैं जो अधीन घटनाओं में भाग लेने वाले, उन्हें देखने वाले अथवा उन पर टिप्पणी करने वाले समकालीन के अभिलेख हों। सी है प्राथमिक स्रोतों में समाचार पत्र शामिल नहीं होते हैं। आगे है घटना के होने के बाद उस काल के बारे में वृत्तांत को द्वितीय स्रोत कहते हैं। तो प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स के बारे में ही पूछ रखा है, तो ये वाला वीडियो मैंने कवर कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं। आगे ई ऑप्शन कह रहा है कि प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों के बीच की भिन्नता सदैव अत्यधिक स्पष्ट होती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। तो अनुसंधान गतिविधियों में जब हम रिसर्च करते हैं तो हमको प्राइमरी और सेकेंडरी ये दो सोर्स लेते हैं, इसके अलावा टर्जरी भी होता है। तो हमको सबसे ज़्यादा जो है प्रमाणिक हम प्राइमरी सोर्स मानते हैं, लेकिन हम सेकेंडरी सोर्स का भी यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि प्राइमरी कम है इसलिए हम सेकेंडरी का भी यूज़ कर लेते हैं व्याख्या करने में। लेकिन ज़्यादा जोर दिया जाता है हिस्ट्री में कि हम प्राइमरी सोर्स का ही यूज़ करें। तो वही प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स के बारे में भी यहाँ पर पूछा है। तो प्राथमिक स्रोत ऐतिहासिक दस्तावेज, साहित्यिक ग्रंथ, कलात्मक कार्यों, प्रयोगों, सर्वेक्षण और साक्षात्कार जैसे स्रोतों से पहले एकत्र की गई जानकारी को संदर्भित करते हैं। इसे प्राथमिक डाटा भी कहते हैं। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि प्राथमिक डाटा क्या है। जैसे कि ऐतिहासिक दस्तावेज हो गए, कलात्मक कार्य हो गए, प्रयोग हो गए, सर्वेक्षण हो गए। मान लीजिए हम किसी साइट पे जाके हम उसको स्वयं देख रहे हैं और वहाँ पर जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई अभिलेख लिखा है, हमने उसको डायरेक्ट पढ़ के हमने उसका जो है यूज़ अपनी रिसर्च में किया, तो हमने डायरेक्ट इससे लिया है, तो हमारा ये प्राइमरी सोर्स हो जाएगा। आगे है इसके अंतर्गत समाचार पत्र, सरकारी आंकड़े, ऐतिहासिक प्रलेख, अन्य अप्रकाशित रिकॉर्ड आदि आते हैं। इस प्रकार प्राथमिक स्रोत वे साक्ष्य हैं जो अधीन घटनाओं में भाग लेने वाले या उन पर टिप्पणी करने वाले समकालीन के अभिलेख होते हैं। उन पर उनकी रचना अन्वेषण अधीन काल में किया जाता है। अब यहाँ पर जो समाचार पत्र हैं, तो यहाँ पर एक बार समाचार पत्र देख लेते हैं। तो हमारे जो समाचार पत्र थे, सी ऑप्शन कि ये जो है प्राथमिक सोर्सों में शामिल नहीं होते हैं, ये सी ऑप्शन था। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये सही नहीं है। प्राथमिक सोर्स में ही ये शामिल होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर समाचार पत्रों को समझने के लिए मान लीजिए समाचार पत्र, आज का जो समाचार पत्र है उसमें तो आज की ही आज या कल की घटनाएं घटित जो हैं, जैसी घटित हुई हैं वही यहाँ पर प्रकाशित हुई हैं। तो ये जो आज का न्यूज़पेपर है, आज क्या है 24/2/2023, तो ये जो आज की घटना यहाँ पर छपी होंगी, और वही आज से हम इसी न्यूज़पेपर का यूज़ आज के बाद हम कितने 100 साल बाद यूज़ करें, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्राइमरी सोर्स हो जाएगा। तो ऐसे समझना है इसको। आगे देखते हैं, द्वितीय सोर्स को समझते हैं। प्राथमिक सोर्स की व्याख्या या मूल्यांकन करते हैं। ये प्राथमिक सोर्स से अटूट। अब हमने इस न्यूज़पेपर से जो चीज़ हमने रिकॉर्ड की, मान लीजिए हमने थीसिस लिखी, तो ये हमारा प्राइमरी सोर्स नहीं होगा, ये हमारा सेकेंडरी सोर्स होगा। तो इसमें कोई भिन्नता नहीं होती है। इन स्रोतों में प्राथमिक सोर्सों को अक्सर वर्णित या सामान्यीकरण में विश्लेषित किया जाता है। जर्नल लेख, पाठ्य पुस्तक, विश्वकोश आदि जो हैं द्वितीय स्रोत में आते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर द्वितीय सोर्स और प्राइमरी सोर्स समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर है भवभूति, भारवी, राजशेखर और रवि कीर्ति। तो यहाँ पर सही हमको मिलान करना है। तो सही मिलान हमारा यहाँ पर जो हो जाएगा वो है डी ऑप्शन।
तो पहले का जो है भवभूति यशोवर्मन के समय में, भारवी जो है सिंह विष्णु, राजशेखर हमारे राजशेखर जी, सी ऑप्शन जो है सेकंड नंबर पे महिपाल में आएंगे, और रवि कीर्ति जो है पुलकेशन द्वितीय। तो डी ऑप्शन, क्योंकि डी ऑप्शन जो है रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय, ये इजी पड़ जाएगा, तो किसी ने एक भी अगर सही कर लिया तो हमारे ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर वही है, आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो पुष्टि मार्ग का सिद्धांत वल्लभ जी ने किया है, वल्लभ जी ने। पुष्टि मार्ग का सिद्धांत जो है वल्लभाचार्य ने प्रस्तुत किया है, इजी क्वेश्चन था। उनका जन्म 1479 में तेलंग ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके व्यक्तित्व पर विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। उन्होंने दक्षिण के विजयनगर राज्यसभा में शंकराचार्य के अद्वैतवादी सिद्धांतों, वेदांत तथा मायावाद का खंडन करके ईश्वर की भक्ति पर विशेष बल दिया है। अतः हमें जगत गुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य की उपाधि से विभूषित किया गया है। 1530 में उन्होंने काशी में जल समाधि ले ली थी। तो चैतन्य जो है गौड़ीय वैष्णववादी थे, रामानुज जो है विशिष्ट द्वैतवादी थे, रामानंद जो है उत्साही विरल दल को संगठित किया और वैरागी के नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने स्वर्णद्वीप में हिंदू साम्राज्य का विस्तार किया था? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। चोल राजेंद्र प्रथम ने 1015 से लेके 1044 में भारतीय महाद्वीप को जीतने के पश्चात दक्षिण पूर्वी एशिया में सैन्य अभियान किया। उसने श्री विजय यानी कि शैलेंद्र राज्य को जीतने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना का गठन किया था। शैलेंद्र राज्य के अधीन मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा कोई स्वर्णद्वीप बोलते हैं, अन्य द्वीप सम्मिलित थे। उसने अपनी शक्तिशाली नौसेना के माध्यम से दक्षिण पूर्वी एशिया पर आक्रमण कर दिया और विजयी रहा। इस प्रकार उसने हिंदू साम्राज्य का विस्तार स्वर्णद्वीप तक किया। शैलेंद्र वंशी राजा विजयोत्तुंग वर्मन पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। इसके सैन्य अभियान का विवरण तिरुवलंगाडु ताम्रपत्र में मिलता है, जिसके अनुसार राजेंद्र ने शक्तिशाली नौसेना के साथ समुद्र पार करके काटाह को जीत लिया था। राम प्रथम जो है 985 ईस्वी से लेके 1015 ईस्वी का इनका समय था। चोल साम्राज्य के ही हैं ये सारे के सारे। दंतिदुर्ग जो है राष्ट्रकूटों के हैं, मयूर शर्मन जो है कदम वंश के। तो इसको देखते हैं। चोल साम्राज्य को विस्तृत किया इसने केरल के राजा को पराजित करके। उसने कांडलूर जो है शल्यक मरुत शाले कल मरुद की उपाधि धारण की। इसके साम्राज्य में संपूर्ण दक्षिण भारत, सिंघल तथा मालदीव का कुछ भाग शामिल था। उसका वास्तविक नाम जो है अरिमोली वर्मन था। दंतिदुर्ग जो है राष्ट्रकूट के वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। प्रारंभ में वो चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय का सामंत था। मालवा के प्रतिहार राजा को पराजित करके उसने उज्जैन में, यहाँ से कट गया है। आगे देखते हैं। मयूर शर्मन जो है कदम वंश का संस्थापक था। मयूर शर्मन उसने वनवासी को मुख्य राजधानी बनवाई थी। पालासिका को उप राजधानी बनाकर दक्षिण भारत में पश्चिमी समुद्र तथा तुंगभद्रा नदी के मध्य स्थित भूभाग पर शासन किया था। आगे देखते हैं ऋग्वेद काल का व्यंजन। तो यहाँ पे फूड पूछा है, व्यंजन मतलब जो खाते थे उस समय ऋग्वेद काल में। कारम्ब जो है निम्नलिखित में से किससे बनता था? कारम्ब, तो करम्ब जो है सभी से बनता था, अन्न से, जौ से, तिल से। तो आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऋग्वेद काल में
व्यंजन जो है करम, अन्न, जौ, तिल, इन सब से बनता था। देख लेते हैं क्या चीज़ थी। तो ऋग्वेद काल में जो जौ, अन्न, तिल और के सत्तू को दही में मिलाकर करम्ब नामक व्यंजन बनाया जाता था। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में यावागु जो जौ का दलिया था, कुल मिला के दलिया जैसा ही यहाँ पर था। दलिया हो गया, सत्तू हो गया, जो कि हमारे प्राचीन फूड हैं, व्यंजन है। क्षीर, पकोदान यानी दूध में पकी हुई खीर, और अपूपम, धृत व्रतम, घी में पके हुए मालपुए आदि का उल्लेख मिलता है। वैदिक समाज में भोजन को मीठा बनाने के लिए शहद का उपयोग करते थे, इसलिए लोगों को उस समय क्या है, डायबिटीज जैसी जो है दिक्कतें नहीं हुआ करती होंगी। खैर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो सबसे पहले है रविंद्र टैगोर का जन्म कलकत्ता में हुआ था, सही नहीं है ये बताना है। 1912 में 1912 में टैगोर ने जनगण मन अब भारत के राष्ट्रगान की रचना की थी। 1920 में टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। 1925 में ब्रिटिश नरेश जॉर्ज 5 टैगोर को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। आगे देखते हैं। टैगोर एक सामान्य योग्यता वाले चित्रकार थे और 3,000 चित्र बनाए थे। तो यहाँ पर जो सही नहीं है वो बताना है। तो मेरे हिसाब से चित्रकार वो तो नहीं थे, और नाइटहुड की उपाधि की भी मुझे सही नहीं लग रहा। बाकी व्याख्या देखते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जो है कोलकाता में सन 1861 में हुआ था। उनके माता पिता का नाम शारदा देवी और देवेंद्रनाथ टैगोर था। उन्होंने वर्ष 1911 में जनगण मन लिखा था, और 1919 में है द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। जनगण का प्रथम बार प्रकाशन 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ था। 1913 में टैगोर को प्रसिद्ध गीतांजलि के लिए साहित्य पुरस्कार दिया गया था, और वर्ष 1915 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम ने ही, तो यहाँ पर क्या था 25 था, तो एक तो ये वाला ऑप्शन वहाँ पे गलत था। बाकी उन्होंने जो जलियांवाला बाग के समय 1919 के समय ये जो नाइटहुड की उपाधि दी थी वो वापस कर दी थी। टैगोर एक असामान्य योग्यता वाले व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन के अंतिम दशक 1901 से लेकर 41 के मध्य जो है 3,000 चित्र बनाए थे। तो चित्र भी उन्होंने बनाए थे, याद रखना है, जो विश्व के विभिन्न संग्रहालयों में संरक्षित है। तो यहाँ पर ये ड्रॉप सभी को अंक मिला था इस वाले में। आगे बढ़ते हैं। संगम परंपरा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्य लक्षण निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि पुरम, और डी ऑप्शन एकम, पुरम और एकम, यही जो है वो यहाँ पर सही है, पुरम और एकम। संगम परंपरा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्य लक्षण एकम और अहम या पुरम थे। ये क्षेत्रों की अवधारणा में निहित थे। संगम साहित्य में मानव जीवन के सभी पक्षों का समावेश अकम और पुरम में किया था। अकम में लोगों के आंतरिक जीवन का संकेत मिलता है, वहीं जिसमें स्त्री पुरुष के प्रेम की भावनाओं का समावेश है, बल्कि पुरम में जो है बाह्य जीवन का विवरण मिलता है, जिसमें युद्ध हो गए, विजय हो गई, मानवीय मूल्यों पर बल दिया जाता था। आगे है, गुरु हरगोविंद ने मीरी और पीरी की स्थापना की थी। तो मुगल आधिपत्य को चुनौती देने के लिए बढ़े हुए भूमि कर विरोध कर कृषकों की सहायता के लिए, और सिख धर्म में सांसारिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रतिमानों को शामिल करने के लिए। तो सी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो गुरु हरगोविंद ने मीरी और पीरी की स्थापना सिख धर्म में सांसारिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रतिमानों को शामिल करने के लिए किया था। इसकी महत्ता को स्थापित करने के लिए प्रतिवर्ष
26 जुलाई को मीरी पीरी दिवस मनाया जाता है। गुरु हरगोबिंद 11 वर्ष की आयु में सिखों के छठे गुरु बने थे। उन्होंने सिर पर दस्तार बांधकर कलगी सजाई और 2 तलवारें धारण की और कहा कि तलवार आध्यात्मिक मंडल का नेतृत्व करेगी और दूसरी जो है सांसारिक विषयों को दिशा देगी। उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की तथा दरबार में नगाड़ा बजाने की भी व्यवस्था की। जहांगीर ने अकबर द्वारा प्रदत्त जो है 2.5 लाख का जुर्माना न देने के कारण ग्वालियर के किले में 2 वर्ष तक बंदी बनाकर रखा था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में शिल्पकारों की बस्तियों और उनके संगठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दक्षिण भारत में शिल्पकारों उनकी बस्तियों के बारे में बताना है। कोरोमंडल तट के 7 बसी शिल्पकारों की बस्तियां स्वायत्त थीं और किसी भी तरह के नियंत्रण से मुक्त थीं। शहरी केंद्रों में शिल्पकारों के बीच के जाति संक्रमण को तोड़ा था। सी ऑप्शन है। तमिलनाडु में कमलान जाति के गठन में लोहार, बढ़ई, ताम्रकार, राजमिस्त्री जैसे 5 अंतः सामूहिक विशेषज्ञ शामिल थे। डी है कि केंद्र में एकजुटता से शिल्पों को अपनी दुकान बंद करने और प्रवचन जैसे अधिकारों को संरक्षण में मदद मिली। आगे है कमलान और कैकोला जैसी जातियां मंदिरों के दानदाता भी थे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है ये ऑप्शन हो जाए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दक्षिण भारत में कृषि कार्य के साथ साथ शिल्प कर्म एवं व्यापार वाणिज्य में प्रगति होती है। देश के विभिन्न भागों में तो जो बचे हुए क्वेश्चन है हम उसको अगले वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं। क्योंकि अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। दक्षिण भारत में कृषि कार्य के साथ साथ शिल्प कर्म एवं व्यापार वाणिज्य में प्रगति होती है। देश के विभिन्न भागों में उत्तम प्रकार के सूती वस्त्रों का निर्माण किए जाने लगा। सॉरी, इसको ना हम अगले उसमें करते हैं।